वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। मतलब एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जितने भी होते हैं वो हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल होता है जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक ही पेरेंट से बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वी आर also familiar with the mode of reproduction that depend on their involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves nor can hence produce new chicks. तो मतलब चाहे गाय हो, जैसे बुल्स होती है, बैल होते हैं, वो अपने बच्चे अकेले नहीं पैदा कर सकती, मुर्गी भी अपने बच्चे अकेले पैदा नहीं कर सकती। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल, मतलब औरत आदमी, तो मेल वाला और फीमेल वाला दोनों की ज़रूरत पड़ती है अगर बच्चे को पैदा करना है, तो नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मतलब ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, और इसकी लिमिटेशन क्या है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा मतलब ये सही कैसे है, या फिर लिमिटेशन क्या है और ज़्यादा सही चीज़ें क्या है, ये सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो वाई इज़ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब ए सेक्सुअल से भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, सिंगल पेरेंट भी बच्चे पैदा कर ले रहा है, तो भाई दो पेरेंट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए इसमें क्या है, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर अपरेटस। तो मतलब अगर दो सेल्स जो बनते हैं उसमें क्या होता है, एक सेल से दो बन रहे हैं तो डीएनए जा रहा है और काफ़ी सारे सेलुलर अपरेटस और भी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जो कॉपी हो रहे होते हैं। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। तो डीएनए की जो कॉपी हो रही होती है तो वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब जो वेरिएशंस आ रहे होते हैं डीएनए की कॉपी, सेलुलर अपरेटस की कॉपी, बेसिकली जो डीएनए की कॉपी हो रही होती है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं और इसी वजह से पॉपुलेशंस में वेरिएशंस आते हैं। हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल organism cannot be protected by variations, but in a population variations are useful for ensuring the survival of species। तो मतलब वेरिएशंस क्यों ज़रूरी होती है, वेरिएशंस की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि सर्वाइव कर सके। जैसे कि आप देखते होंगे, आप 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स में अलग अलग उनकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। कोई जल्दी बीमार पड़ जाता होगा, कोई एथलीट होगा, तो कोई सिंगर होगा, तो कोई पढ़ने में अच्छा होगा, तो कोई किसी और चीज़ में अच्छा होगा। तो यही वेरिएशंस होती हैं। इस वेरिएशंस की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ लोग गर्मी झेल पाते हैं तो कुछ लोग सर्दी झेल पाते हैं, कुछ लोग को बीमारियाँ जल्दी लगती हैं, कुछ लोग, है ना। तो ये सब कैसे बदलाव है, ये सब वेरिएशन की वजह से है। इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो मतलब सिक्योर रहती है कि अगर कुछ लोग मर भी जाएंगे तो कुछ ज़िंदा रहेंगे आगे पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विद reproductive modes that allowed more and more variations to be generated। तो asexual form of reproduction जिसमें एक ही पेरेंट था उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो अगर हम लोगों को वेरिएशन बना करके रखनी है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिजम्स चलते रहें आगे, अगर हमें इंश्योर रखना है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू इंश्योर वेरिएशन इन स्पीशीज। While DNA copying mechanism are not absolutely accurate, तो DNA copying mechanism पूरे accurate नहीं होते हैं। They are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। तो देखिए DNA copying बिल्कुल exact नहीं होते हैं, बट जो वेरिएशन होता है ना वो काफ़ी स्लो होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में नहीं आते। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से, आपके भी दो हाथ हैं, दो पैर है, दो कान है ना, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो कुछ वेरिएशंस आते हैं बट बहुत ही भयंकर वेरिएशंस नहीं होते हैं। इफ़ DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die। और अगर वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो डीएनए जो है वो बाकी सारे सेल्स के साथ काम ही नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, देखिए आप सोच रहे होंगे मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, एक एक लाइन पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एग्जाम में अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको टैकल कर सकें। आप लोग एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते रहते हैं, उनका इतना फ़ायदा नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए। तो देखिए, सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स कैन बी स्पीड अप। तो मतलब जो प्रोसेस है डीएनए की कॉपिंग का, जो प्रोसेस होता है, इससे बहुत ज़्यादा बहुत सारी बार मतलब अलग अलग जनरेशन में बहुत ही थोड़े थोड़े चेंज आते हैं। तो ये चेंजेस ज़्यादा हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ईच न्यू वेरिएशन इज़ मेड
in a DNA copy that already had variations accumulated from previous generation. Thus, two different individual in a population would have quite different pattern of accumulated variation. तो मतलब हमें वेरिएशन लाने हैं तो हम कैसे लाएं? तो देखिए, आपकी मदर हो सकता है बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से हो, अलग इलाके से हो, आपके फादर अलग इलाके से हो। सपोज करिए कि आपकी मदर बंगाली हैं और आपके फादर जो है वो नॉर्थ इंडियन है, तो कितना ज़्यादा मतलब जीन्स में वेरिएशंस आ जाएगा। आप में मतलब बंगाली उस रीजन के भी जीन्स होंगे और नॉर्थ इंडिया वाले जैसे कि यूपी वाले जीन्स होंगे, है ना, यूपी के रीजन वाले। हाँ, रीजन से बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है रीजन टू रीजन, खान पान की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ों को झेलने की ताकत आ जाती है, तो इसी तरीके से वेरिएशंस आते हैं। तो अलग अलग दो इंडिविजुअल्स से कंबाइन होकर के जो नया डीएनए बन रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। तो सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव रियली बैड इफेक्ट्स। तो बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। तो मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के जब डीएनए को मतलब कंबाइन होते हैं तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल। तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं डीएनए के। जब दो लोग के डीएनए अलग अलग मतलब अलग अलग दो डीएनए मिलते हैं तो इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, नोवल होते हैं, नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो मतलब एक आपके फादर का डीएनए एक मदर का डीएनए वो बिल्कुल अनरिलेटेड है, वो कोई कहीं को बिलोंग करता है कोई कहीं को बिलोंग करता है, तो उनका डीएनए भी अलग होगा। तो उन दोनों का जब डीएनए मिलेगा तो आपका जो डीएनए होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल के डीएनए मिल रहे होते हैं। दस ठीक है, बट दिस क्रिएट मेजर डिफिकल्टी पे हो जाती है इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू be the combination of the DNA copies from two pre-existing individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. तो देखिए, अब आपकी मदर का भी डीएनए आ गया, आपके फादर का भी डीएनए आ गया, उनके पास अलग अलग था, उनके पास भी डबल थे, तो क्या कोई गड़बड़ी हो जाती है? मतलब आपके पास दो तरीके के डीएनए आ जाएंगे। दिस इज लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर अपरेटस बाय द डीएनए। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? तो आपके पास दो डीएनए हो जाते हैं तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब आपका जो बॉडी के सेल्स हैं, इन दोनों के सेल्स आपस में लड़ने लगेंगे, मिक्सअप कैसे होगा? बट सब कुछ हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिज्म जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज। तो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होंगे ना, टिश्यूज़ जो है वो और नई नई कंडीशंस के साथ रहना सीख लेते हैं। आप जैसे नए नए एनवायरनमेंट पे जाते हैं, धीरे धीरे उनके साथ रहना सीख लेते हैं। इस तरीके से टिश्यूज़ भी नए एनवायरनमेंट के साथ रहना सीख लेते हैं। वन सोल्यूशन दैट मैनी multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cell in specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि भाई मिक्सअप ना हो जाए, तो मतलब एक नया इन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया हमारी बॉडी ने। तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैव फाउंड मतलब उन्होंने प्रॉब्लम का तरीका क्या निकाला, हैव स्पेशल लीनिएजेस ऑफ सेल, अलग अलग स्पेशल सेल्स होते हैं इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, इन विच ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आधे ही क्रोमोसोम्स एंड और आधा ही डीएनए एज कम्पेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो मतलब क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स में ज़्यादा मतलब होते अलग, जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं मतलब नई जनरेशन प्रोड्यूस करने के काम नहीं आते, उनमें अलग टाइप का वेरिएशन होता है। और जो पार्ट होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है उसमें बाकी सारे पार्ट्स के कंपैरिजन में क्रोमोसोम्स और डीएनए आधे होते हैं। मतलब जैसे कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इससे सपोज करिए खाना पच रहा है, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें ना क्रोमोसोम्स कम होंगे, इसमें क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जैसे कि खाना पचाना या एक्सक्रीशन करना, उसमें क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है इससे। तो दिस इज़ अचीव बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन कॉल्ड मियोसिस। तो मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मियोसिस के प्रोसेस से सेल का डिवीजन होता है। दस व्हेन दीज germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form new individual, it result in the re-establishment of a number of chromosomes and the DNA content in the new generation। तो ये जो
मियोसिस का प्रोसेस होता है ना, इसमें जो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, इनको हम जर्म सेल बोलते हैं। तो स्पर्म मेल से आता है और एग जो है वो फीमेल से आता है। ये दोनों कंबाइंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर और एक नया इंडिविजुअल बनता है। इट रिजल्ट इन द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस जो नया इंडिविजुअल बन रहा है ना, इसमें नए ही क्रोमोसोम्स बनते हैं और डीएनए कंटेंट एक नई जनरेशन के लिए नए क्रोमोसोम और नए डीएनए पैटर्न फॉलो होता है। इफ जाइगोट, जो बच्चा होता है, is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। तो जो जाइगोट है उसको डेवलप होना है, बड़े सारे स्पेशलाइज टिश्यू बनाने हैं, ऑर्गन्स बनाने हैं, तो उसके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। इन वेरी सिंपल organisms it is seen that the two germ cells are not very different from another। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो जर्म सेल क्या, स्पर्म और एग, ये काफ़ी अलग नहीं होते सिंपल वाले में। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पर्म और एग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। बट एज द बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो जर्म सेल जो है एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। वन जर्म सेल इज़ लार्ज एंड कंटेन्स फूड स्टोर वाइल द अदर इज़ स्मॉल एंड इज़ लाइकली टू बी मोटाइल। तो जैसे कि एक एग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें खाना होता है, और एक मोटाइल होता है मतलब आगे बढ़ने वाला होता है जिसको स्पर्म कहते हैं। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म इज मेल गैमीट। तो मोटाइल मतलब चलने वाला, बढ़ने वाला मेल गैमीट होता है। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमीट। और जिसमें स्टोर्ड फूड होता है, खाना स्टोर करने की क्षमता होती है ताकि बच्चा बढ़ पाए उसको यूज़ करके, वो फीमेल गैमीट होता है। और आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कि how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organ and in some cases differences in the body of male and female। तो जो sperm है और ये जो egg है ये जो फीमेल की या मेल की बॉडी में होते हैं, किस तरीके से उनकी बॉडी में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ये हम आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो और फिर उसके बाद ये जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये मेल और फीमेल, बस फिर इसमें हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आगे का चैप्टर हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।